तो ये कहानी मैंने कुछ महीने पहले कहीं रेडिट या कोरा पर पढ़ी थी और मैंने उसे कॉपी करके रखा था। कहानी के लेखक देवांशु सरकार है। ये कहानी उनके चाचा के साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये एक लंबी कहानी है और इसलिए आपको थोड़ा सहना पड़ेगा। अब आगे की कहानी मैं आपको उनके नज़रिए से सुनाता हूँ। ये कोई साधारण भूत की डरावनी कहानी नहीं है। इसमें एक अलौकिक शक्ति और उनके कुछ राज शामिल है। लेकिन सच कहूँ तो ये मेरे जीवन का एक बेहद ही अलग और अजीब सा अनुभव था। ये 1996 की बात है, जब मैं 21 साल का था। 17 नवंबर को मैं महाराष्ट्र के कोकण इलाके में अपने दादा दादी के घर जाने के लिए हरनाई जा रहा था। मैं दोपहर में मुंबई से निकला था और बीच रास्ते में मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और इसलिए मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई थी। हरनाई कोकण में एक प्रसिद्ध समुद्र तटीय गांव है। हरनाई जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक खेड़ दापोली के रास्ते से जहां आप NH3 को भरना नाका तक ले जाते हैं और दूसरा गोरेगांव, अंबेट, मंदनगढ़, केलची, अंजरले इन रास्तों से होते हुए जहां आप NH3 के टोले से गुजरते हुए गोरेगांव के बाद अंदरूनी रास्तों से होते हुए जाते हैं। अब टोले एक गांव है, ये कोई टोल नहीं है। ये एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन रात के वक्त ये बहुत ही सुनसान होता है। अब चूंकि मुझे देर हो रही थी इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना था। रात के लगभग 11:30 बजे थे जब मैं केलशी के रास्ते से मंदनगढ़ के बाहरी इलाके में था। जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तब मुझे अचानक रास्ते में एक लड़की दिखाई दी जो कि कार रोकने के लिए हाथ दिखा रही थी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। सड़क के दाईं ओर एक छोटी पहाड़ी थी और वहां से कुछ ही दूरी पर एक घर था। वो लड़की शायद वहीं से बाहर आ गई थी। मैंने अपनी कार उसके पास जाकर रोक दी। उसकी उम्र लगभग 15 या 16 साल की थी। उसने कार के पास आकर शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया और उसकी ओर देखा। वो बहुत ही प्यारी दिखने वाली लड़की थी और उसका चेहरा बहुत शांत नजर आ रहा था। वो सलवार कमीज पहने हुई थी और ठंड से बचने के लिए उसने अपना दुपट्टा सिर और कानों पर लपेटा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने जवाब में कहा कि मला अंजारलेला जायचं है, अर्जंट आहे, सोडता का? मतलब उसने कहा था कि मुझे अर्जेंट अंजारले जाना है, क्या तू मुझे छोड़ दोगे? अब वैसे भी लगभग मैं 7 घंटों से ड्राइव कर रहा था और देरी से भी ऊब गया था और चूंकि अंजरले गांव मेरे रास्ते में पड़ता था इसलिए मैंने उसे लिफ्ट देने का फैसला किया। गाने सुनने और गाड़ी चलाने के अलावा कम से कम मुझे बात करने के लिए मेरे साथ कोई तो था। वो लड़की अगली सीट पर आकर बैठ गई और हम दोनों वहां से आगे बढ़े। हमने कुछ देर बाद बातचीत शुरू की। उसने अपना नाम रत्ना बताया और बताया कि वो अपने चाचा से मिलने मंडनगढ़ आई थी। रात 10 बजे जाने वाली आखिरी बस उससे चूक गई और उसे अर्जेंट अंजरले पहुंचना था। वो 10वीं कक्षा में थी और उसे सुबह जल्दी स्कूल जाना था। मैं पूरी तरह से हैरान था कि उसके चाचा ने उसे इतनी रात ऐसे घने अंधेरे में अकेले सफर करने की अनुमति कैसे दे दी। मैंने उससे इस बारे में पूछा भी, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो जल्दी निकलना चाहती थी और चाचा ने कहा था कि वो उसे रात के खाने के बाद घर छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें अचानक से बुखार आ गया और इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हम रास्ते में अलग अलग विषयों पर बातचीत करते रहे। लगभग 1 घंटे के अंदर हम केलची को पार कर चुके थे और अंजरले के पास पहुंचने ही वाले थे कि उसने अचानक मुझे कार रोकने के लिए कहा। मैंने गाड़ी रोकी और चारों तरफ देखा। मेरी दाईं ओर एक समुद्र तट था और बाईं ओर एक छोटी पहाड़ी थी। पता नहीं ये लड़की कहाँ जा रही थी। वो कार से उतर गई। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर उसने बस इतना जवाब दिया कि उसका घर पहाड़ी के पीछे है। मैंने उससे कहा कि चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। इस पर उसने बहुत ही रूखे ढंग से जवाब दिया, नाही, इथपर्यंतच, पुढे नाही, पुन्हा भेटेन कधीतरी मी तुला, जा तू। मतलब उसने कहा था कि नहीं, यहीं तक ठीक है, आगे नहीं, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी, अब तुम जाओ। मैंने उसकी आवाज में बदलाव को महसूस किया था। वो अंजरले गांव की ओर इशारा कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव भी नहीं था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने मुझे अजीब नजरों से घूर कर देखा और इसलिए मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप आगे जाने का फैसला किया। मैं कार में वापस आकर बैठ गया और आगे बढ़ा। वहां से मैं लगभग आधे घंटे में अपने दादा दादी के घर पहुंचा। वो दोनों भी मुझे इतनी देर से पहुंचते देखकर हैरान थे। मैंने उन्हें पूरी घटना और रत्ना से हुई मुलाकात के बारे में बताया और तब उन दोनों ने मुझे चेतावनी दी कि मैं वहां आधी रात में उस रास्ते पर फिर कभी न रुकूं, क्योंकि वो इलाका रात में भूतिया होने के लिए जाना जाता है। क्योंकि मैं उस समय इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था,
इसलिए मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और सोने चला गया। मैंने एक दिन आराम किया और सुवर्णदुर्ग किले का दौरा किया, जो कि जंजीरा और सिंधुदुर्ग की तरह एक द्वीप किला है। मैंने हरनाई की अपनी पिछली भेंट में कुछ दोस्त बनाए थे और फिर हम दोस्तों ने अंजरले बीच पर एक दिन की ट्रिप करने का प्लान बनाया। बीच पर कुछ समय बिताने के बाद जब हम आराम कर रहे थे, मैंने एक आकृति को पहाड़ी से नीचे आते देखा। लगभग 40 वर्षीय एक व्यक्ति सड़क पर नीचे आ रहा था। वो हमें देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि अंजरले बीच बहुत सुनसान जगह थी। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि पहाड़ी की दूसरी ओर उनका घर है। मेरे दिमाग में कुछ कौन गया। ये वही जगह थी जिसके बारे में रत्ना ने मुझे बताया था। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए सहजता से उनके परिवार के बारे में पूछा और तब उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं, कोई भी बेटी नहीं है। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपके घर के आसपास कोई और घर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां उनका एकमात्र घर है और बाकी आसपास सब खेत है। यह सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अगला सवाल किया, क्या आप रत्ना नाम की किसी लड़की के बारे में जानते हैं जो शायद वहीं कहीं रहती है? जैसे ही मैंने उनसे रत्ना के बारे में पूछा, उनका चेहरा एकदम से बदल गया। मुझे अजीब नजर से देखते हुए उन्होंने कहा, दादा, रत्ना माझी मुलगी होती, 10 वर्ष झाली गेली थी। उसने मुझे कहा था कि रत्ना मेरी बेटी थी। 10 साल पहले ही उसकी मौत हो गई है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका सा लगा। कुछ पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। यह कैसे पॉसिबल था कि जिस लड़की से मैं कुछ दिन पहले मिला था वो 10 साल पहले ही मर चुकी है। मैंने उनसे कहा भी कि मैंने अभी 2 दिन पहले रत्ना को लिफ्ट दी थी और उसे पहाड़ी के रास्ते पर छोड़ा था, पर मेरी बात सुन उन्होंने मुझे फिर घूर कर देखा। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि कैसे मैंने उनके चाचा के अचानक बीमार होने और आखिरी बस छूट जाने के बाद उसे मंडनगढ़ से लिफ्ट दी थी। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और मुझे कहानी का दूसरा पहलू बताया। रत्ना वास्तव में जिस रात उसकी मृत्यु हुई थी, उस रात मंडनगढ़ से आ रही थी। उसका भाई उस वक्त मंडनगढ़ में था, जो कि बीमार था, और रत्ना ने आखिरी बस छूट जाने के बाद एक कार से लिफ्ट ली थी। कार का उसी जगह एक्सीडेंट हो गया था। असल में वो कार ड्राइवर काफी थका हुआ था और गाड़ी चलाते वक्त उसकी आंख लग गई। ड्राइवर को भी बहुत चोटें आई थी, पर वो बच गया, लेकिन रत्ना की मौके पर ही मौत हो गई थी। मुझे अभी भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो रत्ना नाम की कोई और लड़की होगी। आखिरकार मैं उस आदमी के साथ पहाड़ी के दूसरी तरफ उनके घर चला गया। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने दीवार पर एक लड़की की तस्वीर देखी, जिस तस्वीर को फूलों का हार चढ़ा हुआ था। तस्वीर को देखने के बाद मुझे सब कुछ साफ हो गया। इसमें कोई शक नहीं था कि ये वही लड़की थी जिससे मैं कुछ दिन पहले मिला था। रत्ना इसी आदमी की बेटी थी जिसकी मृत्यु 10 साल पहले ही हो चुकी है। जब मैं वहां खड़ा था, अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्या होता अगर मैं उसके पीछे पीछे घर तक चला आया होता। मैं उसे 17 नवंबर को मिला था और मुझे आश्चर्य इस बात से हुआ जब उसके भाई ने मुझे बताया कि 10 साल पहले रत्ना की मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। मेरी रीढ़ की हड्डी से सिहरन दौड़ गई, माथे पर पसीना आ गया। मैंने उनके परिवार के लोगों से पूछा कि क्या किसी ने मरने के बाद उसे देखा है, कहीं किसी को वो दिखाई दी या किसी ने उसे महसूस किया है, पर सभी ने ना कहा। मैंने अपने सफर के दौरान अंजारले और हरनाई गांव के साथ साथ केलची में भी कुछ लोगों से पूछताछ की थी कि क्या किसी ने मंडनगढ़ से किसी 15 या 16 साल की लड़कियों को कभी लिफ्ट दी थी, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जिसने कभी उसे देखा हो या कभी मिला हो। और फिर मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं उसी सड़क से अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद भी मेरे दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। मैं बार बार बस यही सोचता रहा कि यह कैसे हो सकता है कि मेरी मुलाकात किसी आत्मा से हुई हो, लेकिन मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। मेरे मन में अब कुछ सवाल थे कि अगर 10 साल पहले उसकी मृत्यु हुई थी तो इन 10 सालों में वो कहाँ थी। 10 साल बाद अचानक वापस आने की उसकी क्या वजह होगी, और सभी लोगों को छोड़कर, अपने परिवार के लोगों को छोड़कर वो सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दी, और उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए था? मैं एक बात को लेकर श्योर था कि उसका मुझे चोट पहुंचाने का, डराने का कोई इरादा नहीं था। अगर उसका ऐसा कुछ इरादा होता तो उसके पास पूरा मौका था।
क्योंकि मैं उसके साथ करीबन 1 घंटे तक था। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए, धीरे धीरे रत्ना से मेरी मुलाकात की यादें धुंधली होती चली गई। इस बीच मैंने नई नौकरी ज्वाइन कर ली थी और फिर मैं अपने ऑफिस और दूसरे जरूरी कामों में बहुत बिजी रहने लगा था। नौकरी के बाद मैं अगले 2 सालों में हरनाई नहीं जा सका। हालांकि मैं अपने दादा दादी से तब मिला था जब वो मुंबई हमसे मिलने आए थे। ऑफिस से छुट्टी ले पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार करीबन 2 साल बाद मुझे ऑफिस से एक लंबी छुट्टी मिल गई थी और फिर मैंने हरनाई जाने का फैसला किया। हरनाई के सफर के बारे में सोचते ही रत्ना की यादें मेरे दिमाग में ताजा हो गई। पता नहीं कि मैं इस बार उससे फिर मिल पाऊंगा या नहीं। अगर मैं फिर से उससे मिला तो क्या होगा? क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? उसके बारे में पूछना चाहिए? मुझे यह सब सोचकर डर तो नहीं लग रहा था, बस अगर वो मुझसे मिलने वाली है तो मैं उससे मिलने के लिए बेताब था। मैं रात की 11 बजे तक मंडनगढ़ पहुंचने के इरादे से मुंबई से देर से निकला, लेकिन इस बार वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने उसी जगह पर 10 मिनट तक उसका इंतजार किया और उम्मीद करता रहा कि वो मुझे दिखाई देगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद पिछली मुलाकात बस एक कोइंसिडेंस होगी और मैं आगे बढ़ गया। एक और साल बीत गया और एक बार फिर से मुझे हरनाई जाने का मौका मिला। उन दिनों मेरे दादाजी ने अपने घर पर सभी परिवार के लोगों के लिए एक गेट टुगेदर आयोजित किया था। अब मुझे जल्दी छुट्टी न मिलने के कारण मेरे माता पिता मुझसे पहले ही गांव चले गए थे और फिर जब मुझे छुट्टी मिली तो मैं उसी रात एक बार फिर हरनाई के लिए निकल पड़ा। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं मुंबई से देर रात निकला था, लेकिन इस बार मेरे दिमाग में रत्ना का कोई ख्याल नहीं था, बल्कि ऑफिस के काम की वजह से मुझे निकलने में देर हो गई थी। मैंने NH3 के टोले फाटा को छोड़ा और लगभग 11:30 बजे मंडनगढ़ पहुंचा और जैसे ही मेरी कार उस जगह पर पहुंची जहां मैंने लगभग 3 साल पहले रत्ना को अपनी गाड़ी से लिफ्ट दी थी, मैंने उसी जगह उसे फिर देखा। हालांकि इस बार वो मुझे देखकर हाथ नहीं हिला रही थी, बल्कि उम्मीद कर रही थी कि मैं खुद ही कार रोक दूं। मैंने ठीक उसके पास जाकर कार को रोका और वो मेरी कार के पास आकर खड़ी हो गई। उस पल मैंने अपनी घड़ी में देखा, तारीख थी 17 नवंबर। उसने आराम से कार का दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे अंदर बैठ गई। उसके शरीर पर वही सलवार कमीज थी जो उसने 3 साल पहले की रात पहनी हुई थी और उसका वही वो शांत चेहरा। मुझे उसके ऐसे दिखाई देने और कार में बैठने से बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि उसका मुझे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। और फिर जैसे ही हम आगे बढ़े उसने मुझे पूछा, मी कोण है तुला कळलं है? मग माझी भीती नहीं वाटत का तुला? उसने मुझे पूछा था कि अब तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं कौन हूं, तो क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता? मैंने उससे कहा कि असल में मैं उसके बारे में जानकर हैरान हूं, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा और मैं जानता हूं कि उसका मुझे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन मुझे यह भी चेतावनी दी कि हर आत्मा उसके जैसी शांत नहीं होती और कुछ आत्माएं तो वाकई बहुत बुरी होती है। मेरे मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। उसके साथ पहली मुलाकात के बाद मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। उस मुलाकात के बाद मैंने आत्माओं की दुनिया के विषय पर बहुत सी किताबें पढ़ी और कुछ जानकार लोगों से बातचीत भी की थी। और अब मेरी कार में मेरे बगल में एक आत्मा बैठी हुई थी। मेरे लिए ये एक बहुत ही अजीब सा एहसास था। मैंने उससे एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू किए और उसने मेरे सभी सवालों का जवाब डिटेल में और जरूरी जानकारी के साथ दिया। उसने मुझे जो जो जानकारी दी वो इतनी डिटेल थी कि मैं यहां वो सब कुछ बता नहीं सकता। चूंकि मैंने इस विषय पर पहले से ही किताबें पढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने जो कुछ भी उनसे पढ़ा था उसके बारे में भी बहुत सी चीजें कंफर्म हो रही थी। उसने मुझे बताया कि मृत्यु के समय और उसके तुरंत बाद वास्तव में क्या होता है। मैंने उससे पूछा कि मृत्यु के बाद हमारी पहली मुलाकात से पहले वो 10 साल तक कहां थी, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो सूक्ष्म शरीर के रूप में भूअर लोक में थी, जो कि पतली हवा से बना है। मैंने आगे पूछा कि तुमने 10 साल बाद इस बारे में बात करने के लिए मुझे ही क्यों चुना, जिस पर उसने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इन 10 सालों में मैं वो पहला व्यक्ति था जो उसे देख सकता था और जिसके साथ वो अवचेतन स्तर पर बात कर सकती थी। हर किसी के लिए किसी आत्मा से बात करना संभव नहीं है और इसका एक और पहलू है कि आत्माएं भी हर किसी से संवाद नहीं कर सकती। मैंने फिर उसे पूछा, तो फिर पिछले साल हरनाई जाते समय मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पाया?
उसने कहा कि उस रात वो सूक्ष्म रूप में मानव रूप धारण नहीं कर सकी, हालांकि वो मुझे इंतजार करते हुए देख सकती थी। मैंने अगला सवाल किया कि वो इस अवस्था में कितने समय तक रहेगी और फिर से कब जन्म लेगी या उसका क्या होगा। उसने कहा कि उसका जीवन काल नश्वर दुनिया में कुछ और साल तक रहेगा, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, जो कि उसकी नियत मृत्यु समय से पहले ही उसकी मौत हुई थी, और इसलिए उसे अगले लोक में जाने से पहले बचे हुए साल यही सूक्ष्म रूप में बिताने पड़ेंगे, जिसके बाद हो सकता है कि उसे स्वर्गलोक मिले या फिर उसे भूलोक में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, भूलोक जो कि नश्वर है, या फिर जब तक उसे कोई अन्य निर्देश नहीं दिए जाते। क्या होगा अगर मैं कभी या कहीं और उससे मिलना चाहूं? उसने कहा कि उसके लिए जगह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जब भी मैं चाहूं वो मुझसे बार बार नहीं मिल सकती, क्योंकि ऐसा करना उन सख्त प्रतिबंधों में बाधा उत्पन्न करेगा जिनसे हर आत्मा की इकाई बंधी हुई है, और ऐसे में भूअरलोक में उसका सफर और लंबा हो जाएगा। बात करते करते आखिरकार हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां उसकी मृत्यु हुई थी, और उसने मुझे पूरी घटना बताई कि ये कैसे हुआ था। दुर्घटना के बाद कार से बाहर फेंके जाने के बाद उसकी तुरंत मृत्यु हो गई थी और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया था। हमने कुछ देर तक अपनी बातचीत जारी रखी। वो मृत्यु के करीब पहुंचे हुए लोगों को उनकी मृत्यु के बाद अलौकिक जीवन की आदत डालने में मदद कर रही थी, क्योंकि ये उसे सौंपा गया कार्य था। कुछ देर बाद उसने मुझे कहा कि अब उसके जाने का समय हो गया है। मैंने उससे आखिरी सवाल पूछा कि क्या तुम मुझसे फिर कभी मिलोगी? उसने जवाब दिया कि वो मुझसे कहीं भी मिल सकती है, जैसा कि उसने पहले कहा था, लेकिन वो मुझे तभी मिल सकती है जब मैं कहीं अकेला रहूंगा। ये बस शाम के बाद ही हो सकता है। साथ ही मुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी मुलाकात बार बार ना हो, क्योंकि ऐसे में उनके जगत के नियम टूट सकते हैं। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मैं उसकी दुनिया में दखलंदाजी नहीं करना चाहता, और जब उसके लिए यह संभव होगा तब वो खुद मेरे सामने आ सकती है और मुझे मिल सकती है। मुझे उससे मिलकर खुशी होगी। इसके बाद वो अंधेरे में दूर जाती चली गई। मैं अपनी कार में बैठ गया और आगे चला गया। अब मैं उसे दूसरी बार मिला था। उसके बाद लगभग 1 साल तक रत्ना से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर उसके अगले साल मेरे पिताजी अपने ऑफिस से रिटायर हो गए और हम शहर में एक नए घर की तलाश कर रहे थे। हमने एक अपार्टमेंट देखा था और उसे खरीदने के बारे में हमने डिसीजन ले लिया था। जल्द ही हम एक डील साइन करने वाले थे। कीमत के लिए प्रॉपर्टी डीलर और लोन के बारे में बैंक से चर्चा भी हो गई थी, और ऐसे ही एक दिन भर में भागदौड़ के बाद थका हुआ वापस घर आया था। मुझे रात के खाने के बाद टहलने की आदत थी। क्योंकि मैं उस दिन बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं टहलने के लिए अपार्टमेंट की छत पर चला गया। छत पर तब वहां कोई नहीं था। मैं छत पर चलने लगा और जैसे ही मैं अपना तीसरा चक्कर लगाने पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि वहीं एक कोने में कोई खड़ा है। वो कोई परछाई थी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि तब मेरे मन में रत्ना का कोई विचार नहीं था और दरवाजा मेरे पीछे की ओर था। तो मुझे यकीन था कि वो जो कोई है वो उस तरफ से नहीं आया होगा। सामान्य गति से चलते हुए मैं उस आकृति के पास पहुंचा और वो कोई नहीं बल्कि रत्ना ही थी। वो इस बार मेरी छत पर दिखाई दी थी। मैं उसे फिर से देखकर बहुत खुश था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने मुझे एक ही बात कही, त्या घरात जाऊ नको, तुला मी फक्त हेच सांगायला आली आहे, ती जागा चांगली नाही तुझ्यासाठी। उसने मुझे रूखी आवाज में कहा था कि तुम उस घर में मत जाओ। मैं आज सिर्फ तुम्हें यही बताने आई हूं कि वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। ये वाकई एक बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट था और हमने तो प्रॉपर्टी डीलर से बहुत मोल भाव कर डील फाइनल की थी, और ऊपर से बैंक लोन की बातचीत भी पूरी हो चुकी थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये लड़की मुझे घर लेने से मना क्यों कर रही है? मैंने उससे इसका कारण भी पूछा, लेकिन उसने मुझे कोई कारण नहीं बताया। बस इतना कहा कि ये उनके नियमों के खिलाफ है। उसने मुझे साफ साफ बस एक बात कही कि वो घर मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। मुझे उसकी आवाज में एक चिंता और आग्रह महसूस हो रहा था। वो मुझे और मेरे परिवार को वहां जाने के लिए रोक रही थी। उसी पल मैंने डील कैंसिल करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे रत्ना पर पूरा भरोसा था। मैंने उससे कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, जिस पर वो मुस्कुराई और छत के दूसरे कोने में चली गई, और देखते ही देखते वो पतली हवा में घुल मिल गई और मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। उसके बाद मैंने वो डील कैंसिल कर दी, और जब मैंने थोड़ी खोजबीन की, थोड़ी पूछताछ की, तब जाकर मुझे पता चला कि अपार्टमेंट के मालिक ने उसी अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी,
और उससे पहले भी वहां पर एक हत्या हुई थी। उस अपार्टमेंट में जो हत्या हुई थी, शायद यही कारण था कि रत्ना मुझे वहां से दूर रखना चाहती थी। रत्ना से मेरी कुछ और मुलाकातें हुई। मैंने उससे एक बार पूछा भी कि क्या मैं उसकी तस्वीर ले सकता हूं, लेकिन तस्वीर लेने के लिए उसने मुझे मना कर दिया। उसने मुझे मृत्यु के बाद के जीवन और विभिन्न प्रकार की आत्मा संस्थाओं और उस शक्तिशाली स्थान के बारे में बहुत कुछ बताया था जिसे हम भगवान कहते हैं। शादी से पहले मेरी पत्नी ने भी उसे एक बार देखा था। मुझे वो तारीख अच्छी तरह से याद है, 10 सितंबर 2005, जब आखिरी बार हमने उसे देखा था। तब उसने मुझसे कहा था कि अब समय आ गया है कि वो किसी दूसरे जीवन में चली जाए और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। हमने बस उसे आशीर्वाद दिया। आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा और मुझे उम्मीद है कि वो जहां भी है, जिस भी अवस्था में है, वो खुश होगी। मुझे आश्चर्य इस बात से है कि हम दोनों के बीच ऐसा क्या था जो उसे बार बार वापस ला रहा था। मुझे बस यही लगता है कि हमारे बीच जरूर कोई रिश्ता था। और अब आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सारे भूत इतने बुरे भी नहीं होते, कुछ भूत बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अब जो भी लोग कमेंट करेंगे ना कि ये कहानी डरावनी नहीं थी, तो मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों कि कहानी डरावनी नहीं है, बस एक व्यक्ति का एक आत्मा से मिलने का एक अनुभव है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।